हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें 50 क्वेश्चन जो पर्यावरण पारिस्थितिकी से है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। 50 प्रश्न, इसका हमने 2 वीडियो बना दिया है 50 प्रश्नों का, 1 से 50 तक के। और आज हम देखेंगे 50 से 100 तक। दोस्तों, उस समय हमारा थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, इसलिए हम नहीं दे पाए थे। तो आज पुनः हम 50 से 100 प्रश्न देंगे और अब डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ। शुरू करते हैं 50वां क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन पार्ट 3 का, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, केरोसिन। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है रेफ्रिजरेटर। तो आपका इसमें बी करेक्ट है। तो ओजोन परत में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य कारण है रेफ्रिजरेटर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन से ओजोन परत का बहुत नुकसान होता है या रेफ्रिजरेटर से उत्पन्न होता है, जिसे हम फ्रिज व्रिज कहते हैं। चलिए फ्रिज कहते हैं हम इसे गांव में, देहाती भाषा में। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? यदि सब की समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? प्राकृतिक गैस, केरोसिन, गैसोलीन, प्रोपीन। तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, वह है केरोसिन। केरोसिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन करती है। जैव ईंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव ईंधन का उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए, दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो डी है राइट है, इनमें से कोई नहीं है। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल के तहत हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। तो नगोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल के तहत ओजोन डे मनाने की घोषणा हुई थी। तो वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष ओजोन डे। इसकी घोषणा हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो इसमें जो ए है आपका गलत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है बी। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थान है, उसके तहत हुई थी ओजोन डे बनाने की घोषणा। राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य क्या है? युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना, पर्यावरणीय कानून बताना, या पर्यावरण संरक्षण, या ये सभी। तो ये युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताते हैं राष्ट्रीय हरित कोर। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना है। नेक्स्ट है 55वां क्वेश्चन, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? माधव गाडगिल पैनल। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयन क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान। तो इसमें ये आपका है पश्चिमी घाट। माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया था? पश्चिमी घाट। ये आपका सही क्वेश्चन राइट है आंसर। माधव गाडगिल ने पैनल मई 2011 में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, शिमलीपाल उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू जो झारखंड में है, और 10 इनमें से डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ए आपका इसमें राइट आंसर है, क्या है? ए, नागार्जुन श्रीशैलम।
पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम व क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है, तो चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है और दक्षिण में भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। पर्यावरण लेखांकन क्या है? यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। यह देश के हरे क्षेत्रों को सांख्यिकीय विश्लेषण करने का तरीका है। उपयुक्त में से कोई नहीं या दोनों कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर है वह है ए। यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है, पर्यावरण लेखांकन। पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। तो पर्यावरण लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। बिली आर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट दुधवा राष्ट्रीय और जिम कॉर्बेट है, और काजीरंगा मानस। इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बी। तो बिली आर्जन सिंह का संबंध है किससे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है बिली आर्जन सिंह का। अगर हम आपको जो ये अन्य पर्यावरण, इसमें जो अन्य उद्यान दिए गए हैं इनके बारे में आपको हम बताएं, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं काजीरंगा। काजीरंगा है असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। फिर आता है मानस अभ्यारण्य। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भी असम में है। मानस असम में है। फिर एक है कौन सा? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट फेमस ही है, आप सब जानते होंगे। अगर हम आपको जिम कॉर्बेट बताएं तो जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। चलिए अब आगे देखते हैं। बिली आर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ था और 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति रूस में। यह भी याद रखिएगा। तो रूस की क्रांति जो हुई थी बोल्शेविक क्रांति 1917 में, बोल्शेविक क्रांति। किंतु एक छोटे तेंदुओं के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। 1976 और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया। 1995 उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो एक है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। तो भारत रत्न एक होता है, भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यह विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और किसी अन्य क्षेत्र में भी विशेष योग्यता के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 2020 में किसी को नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्य बेंच है कहाँ है? तो हम आपको पहले मुख्यालय बता देते हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मुख्यालय है NGT का। ए है इसमें भोपाल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो भोपाल में है, ए ऑप्शन सही है। तो राष्ट्रीय
हरित प्राधिकरण का जो मुख्य बेंच है वह है भोपाल में, और जो हेडक्वार्टर है वह है दिल्ली में, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई। इसका मुख्य कार्यालय भोपाल में है। इसका जो मुख्य कार्यालय नहीं, जो मुख्य बेंच है वहाँ पर है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है ए, ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड में से सीधा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां। निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, सहजीवी संबंध, उपरोक्त सभी। तो सभी जो हैं यह जैविक उर्वरक हैं। राइबोजियम, एजेटोबैक्टर, सहजीवी संबंध। जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। ये किफ़ायती होने के साथ ही कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एस्पार्जिलिस और पेनिसिलियम, सीडियम, बैसिलस, फ्लोरेंस, सूडोमोनास, राइजोबिया, प्रेलबेटेरिया, एसिटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक हैं। तो पहला जो जैविक राज्य बना है सिक्किम। सिक्किम है पहला पूर्णतः जैव उत्पादन राज्य, पूर्ण तरीके से जैविक राज्य। जैविक खेती के क्या फायदे हैं? यह किफ़ायती होती है, यह कम समय लेती है, इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, उपयुक्त सभी। तो यह किफ़ायती होती है और स्वास्थ्य के नज़र से भी काफ़ी उपयोगी फायदेमंद होते हैं। तो जैविक खेती बहुत फायदेमंद होती है। रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग न करके कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। यह किफ़ायती और कम प्रदूषक भी होता है। तो सिक्किम में जो भारत का सिक्किम राज्य है पूर्वोत्तर में, वह सबसे पहले भारत का जैविक राज्य है। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन, लेड। तो जो मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में तत्व होता है वह है ए, कॉपर। जो उसमें से बैटरी, चार्जर, जो अन्य उपकरण लगे हैं मोबाइल में, सभी होते हैं कॉपर से, जो अधिकतम कचरा होता है। ई कचरा या अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। इसमें मुख्य रूप से कॉपर होता है। इसमें कई रेज भी निकलते हैं, किरणें भी निकलती हैं, इसलिए मोबाइल ख़राब हो जाए तो उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन कहाँ इसे फेंकेंगे, वो भी अपशिष्ट ही बनेगा। उसका निष्कर्षण अभी नहीं किया जा सका है। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? जो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक है इसके लेखक कौन है? पट हुचिंग्स, रासेल कार्सन, अमृता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो रासेल कार्सन है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक है। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रासेल कार्सन है। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? उल्टा हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करता है। ए, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, टाइटन। तो डी है टाइटन है जो वह उल्टा हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करता है। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित गृह प्रभाव प्रदर्शित करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में उल्टा पिरामिड होता है संख्याओं का। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है।
नेक्स्ट है कार्बन लेवी क्या है। कार्बन लेवी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कार्बन लेवी क्या है। जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, तो जेट पर लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है कार्बन लेवी। कार्बन लेवी सी ऑप्शन सही है। भारत में क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। 4, 5, 6, 7। इसमें आपका जो 5% है वह सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। आर्चिस हाइपोगेया, पोंगमिया पिन्नाटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये है पोंगामिया पिन्नाटा जो है या जेट्रोफा के अलावा जो पेड़ में है वह है सभी संयंत्र संचालक चालक के रूप में साबित हुआ है। पोंगमिया पिन्नाटा का तेल, पोंगमिया तेल भारत की अन्य की योजनाओं में संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है। इसे जैविक तेल भी कहते हैं। तभी हमने जैविक खेती की बात की थी, अब जैविक तेल की बात। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, आपको मिलान करना है इसमें। समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदन, जीवमंडल रिसर्च, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसे, ये समझ में नहीं आएगा। अगर देखें इसे तो आपको दिखा देते हैं। समुदाय रिजर्व, पारिस्थितिकी संवेदनशील, जीवमंडल, इसमें कौन सा आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन्यजीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपर्युक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है। तो जो तय किया गया है वह है केवल एक, मतलब समुदाय रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं। समुदाय रिजर्व वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल है। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की योजना में शामिल है। दूसरा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। आईची टारगेट किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, जेनेवा प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल। तो ये है नागोया प्रोटोकॉल। आईची टारगेट। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती है। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उदाहरण है। तो ये है जिप्सम। जो अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, CO2 होता है, जो संगमरमर का बदरंग का रंग हो जा रहा है, इसी कारण हो रहा है संगमरमर का बदरंग। सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो चूने को जिप्सम में बदल देती है, जिससे ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ए है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सी है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। डी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसमें आपका जो सही आंसर है वह है ए। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। यह 54,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिन आदि के लिए है। जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए। मिनीमाता, इताई अताई। इन बीमारी के फैलने की 2 मुख्य वजह हैं। पारा आर्सेनिक, आर्सेनिक पारा, पारा कैडमियम, कैडमियम आर्सेनिक। तो पारा की वजह से फैलता है मिनीमाता और कैडमियम की वजह से फैलता है
इताई इताई। मिनीमाता पारा, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है पारा होता है। फिर है कैडमियम, कैडमियम जो होता है उसका सूत्र होता है Cd, पारा का Hg होगा शायद, Hg। चलिए अब आगे चलते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है अरुणाचल प्रदेश में। असम में कौन कौन सा है? काजीरंगा, काजीरंगा असम में, मानस, कई हैं। अगर हम आपको कुल बताएं, देखिए हम बता देते हैं कुल आपको, लेकिन इसमें काजीरंगा, मानस ही आपको याद रखना है। असम का गर्म पानी अभ्यारण्य सोनाई एक है, सोनाई रूपा अभ्यारण्य, सोनाई। फिर बरनाड़ी अभ्यारण्य है, लेकिन काजीरंगा मानस याद करिएगा। फिर अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बताएं तो अरुणाचल में एक है नामदफा और दूसरा है मोइलिंग, मोइलिंग अभ्यारण्य। फिर है ईटानगर, राजधानी के नाम से बना है, ईटानगर अभ्यारण्य। एक है मोपलिंग, मोइलिंग है ये। और फिर है लाली अभ्यारण्य, फिर है मेहवा अभ्यारण्य। अगर हम आपको मणिपुर का बताएं तो मणिपुर में है काइबिलो लामजे राष्ट्रीय उद्यान, जो एक तैरता हुआ मात्र उद्यान है, काइबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर हम मेघालय का बताएं तो मेघालय में है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक। केवल इम्पोर्टेंट यही है नोकरेक, बाकी ये हैं बाल पाखरम है, फिर इसके बाद है बाघमारा, फिर है नोंग खिलेम, फिर है सिजू अभ्यारण्य। तो लेकिन नोकरेक जो है इम्पोर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 1985.23 वर्ग किमी है। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। फिर है 77वां क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहरों का विकास करेगी। 2002 के एक्ट में क्या कहता है जैव विविधता के। फिर दूसरा है स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों को जैव विविधता क्षेत्रों में से संसाधनों का उपयोग करने के पहले अनुमति लेनी होती। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। इसमें कौन सा सही या कौन सा या से कथन सही है? तो इसमें आपका जो सही है वह है तीसरा, तो केवल 3 सही है। राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। जैव अधिनियम भारत सरकार जैव विविधता का विकास करेगी, यह सही है। गलत है। और स्वदेशी इलाज के लिए जैव विविधता के उपयोग की अनुमति नहीं लेनी होगी। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता है। फिर है 78वां क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड 1971 में, वर्ल्ड वेटलैंड की शुरुआत हुई थी 1971 में। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। उद्देश्य है विलुप्त होती झील तालाबों को बचाना। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण CPCB, सेंट्रल
पोल्यूशन बोर्ड ऑफ अथॉरिटी। 50 डेसिबल, 55, 60, 65। तो 55 डेसिबल की ज़्यादा ध्वनि नहीं किया जा सकता है जहाँ पर आवास के क्षेत्र हैं। बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है बिलीगिरी रंगा मंदिर। नेक्स्ट है अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं की पारिस्थितिकी पिरामिड केंद्र में व्यापक है? वन पारिस्थितिकी तंत्र। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, वन पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि आज इसे खत्म करना है। तो आपका डी इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। यह सही है। वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो पहला ही कथन केवल सही है। जो लेबोरेटरी कहा जाता है वह है मनुष्य के हस्तक्षेप लिविंग को प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में। तो वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है परमिशन। केवल पहला कथन सत्य है, क्योंकि वन्यजीव क्षेत्रों में शासन का आदेश लेकर बिना पशुओं के छात्र पहुंचे अनुसंधान किया जा सकता है। आप अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन किसी जानवर को हानि नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? वेनिस, वियना, दिल्ली, टोक्यो। तो वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसका संरक्षण पहला सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण का। ओजोन परत संरक्षण का ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में हुआ था। 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो 1988 से लागू है। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। नेक्स्ट है किन जंगलों में 1932 में भारत की बाघों की जनगणना हुई? काजीरंगा असम का है, फिर है पलामू अरुणाचल प्रदेश, रणथंभौर है गुजरात का, गिर है गुजरात, रणथंभौर राजस्थान का, गिर है गुजरात का। तो जो पलामू है वहाँ पर हुआ था गणना सबसे पहले 1932 में। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? पिट्टी पक्षी लक्षद्वीप में है। पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य, पिट्टी पक्षी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, और जो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल, ये है केरल में है साइलेंट वैली पार्क। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। यह केरल के पालक्कड़ जिले में है। यह नीलगिरी पहाड़ में है और जो 236 वर्ग किमी में है। पारम्बिकुलम अभ्यारण्य कहाँ है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो केरल में है पारम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य, केरल। ये ऑप्शन सही है। IUCN द्वारा जारी खतरों में प्रजातियों के निम्नलिखित स्तर पर ध्यान दीजिए। UVEN, CRWC 2, 1, 3, 4, 5 ये सब क्रम दिया गया है। इसमें जो सही है वो देख लीजिएगा, C है। PDF हम आप दे देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। खतरे का बढ़ना क्रम है इस प्रकार: चपेट में, खतरे में, गंभीर खतरे में, जंगल से मुक्त। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने
बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड बैंक ने लिया है शुरू करने का निश्चय, वर्ल्ड ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बाघों को बचाने के लिए एक परियोजना है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने रुचि ली है। नेक्स्ट देखते हैं, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित है। 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए भी थी कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक है। तीसरा है CRZ अधिसूचना 2011 HATL के बजाय तटस्थ किनारे पर निर्भरता रेखा की सीमा तय की गई है। तो कौन सा कथन सही है इसमें आपको बताना है। जो सही है पहला और दूसरा, इसमें भी आपका सही है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है NCMP केंद्र कहाँ है, मैं आपको बताना है। तो वह है पहला समुद्री जीव गांधीनगर में। भारत का पहला समुद्री जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में है, जामनगर गुजरात में है। तो यहाँ पर ये है गांधीनगर गुजरात में था, जामनगर, जहाँ पर रिलायंस के वो हैं तेल शोधन कारखाने। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCM जामनगर गुजरात में है। जेट्रोफा कार्कस कहाँ पाए जाते हैं? तो जेट्रोफा कार्कस पाए जाते हैं मध्य अमेरिका में। जेट्रोफा कार्कस मध्य अमेरिका का एक प्रमुख पौधा है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धार्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है या तेल कार्बन खाद चलाने का काम भी आता है। महेश रंगराजन स्मिथ ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बी, राष्ट्रीय हरित संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए। आपको हम राइट आंसर बता रहे हैं तुरंत। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयरन, मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम, तो इनमें से कौन सा क्या है जो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है? इसमें जो सही आंसर है वह है ए, आयरन। 1 और 2 भी सही है। तो इसमें मॉलिब्डेनम और आयरन सही है। आयरन और मॉलिब्डेनम जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? K14, K70, और ये है आपका राइट आंसर है ए वाला, C40। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? तो K40 के समस्थानिक से। आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। यह 0.93% पाई जाती है। K14 के विघटन से बनती है। किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? असम, हिमाचल, उत्तराखंड। जो असम का काजीरंगा है वह विश्व धरोहर में शामिल है। मानस है। मानस टाइगर रिजर्व असम में मेघालय की हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह विश्व धरोहर में शामिल है। NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैज्ञानिक निकाय है। NTA की घोषणा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के संशोधन के बाद हुई। कौन सा कथन सही है? तो जिसमें कौन सा कथन सही है तो वह C। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। कामेंग एलिफेंट रिजर्व, देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है? अरुणाचल प्रदेश में।
तो बस दोस्तों, आज के लिए इतनी ही। हमारे चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।